रिकंस्टिट्यूशन के पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन का क्या सेंस है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, और फिर डिसोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखो, पार्टनरशिप बन चुका है, पार्टनरशिप का निर्माण हो चुका है और पार्टनरशिप एक बार रनिंग पोजीशन में है और हम इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। मतलब पार्टनरशिप को समाप्त किए बिना, फर्म को बंद किए बिना हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और मतलब कुछ परिवर्तन के बाद फर्म चालू हालत में ही रहेगा, इसी को रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। और अगर हमने फर्म को ही बंद कर दिया तो इसे डिसोल्यूशन कहते हैं। समझ रहे हो क्या? जैसे कि एक पार्टनर, गौर करेंगे, एक पार्टनर आया, पहले से दो पार्टनर थे, एक पार्टनर आ गया, अब एक और नया पार्टनर आ गया। सपोज करो पहले से एक्स और वाई थे और एक नया पार्टनर जेड आ गया, इसे क्या बोलेंगे? एडमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पार्टनर आया, बड़ा आसान सा है ना, इसमें कोई दिमाग लगाना थोड़ी है। एक नया पार्टनर आ गया, इसे एडमिशन बोलेंगे। मतलब क्या हुआ? इसे भी रिकंस्टिट्यूशन कहेंगे क्या? यस। कैसे इसको रिकंस्टिट्यूशन कहेंगे? पहले से ऑलरेडी एक फर्म चल रहा था जिसमें पार्टनर कौन थे? एक्स और वाई। अब यही फर्म चल रहा है, इसको बंद नहीं किया हमने, बस एक अंतर क्या आया है, एक नया पार्टनर और आ गया है, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? रिकंस्टिट्यूशन का नाम दे दिया। ठीक है ना? तो एक केस आपका 12th लेवल पे रिकंस्टिट्यूशन के जो केसेस हैं, आगे जब आप पार्ट 1 में जाएंगे तो और भी केसेस देखेंगे आप रिकंस्टिट्यूशन के, उसकी चर्चा करके मैं आपको कंफ्यूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। ठीक है ना? तो 4 केसेस मैं आपको बताऊंगा जो रिकंस्टिट्यूशन का केस है। एक पार्टनर आ गया, मतलब पुराना फॉर्म ऑलरेडी चल रहा था, जैसे मानो एक दुकान है, वो ऑलरेडी है, उसी नाम से है, पहले से वो चल रहा था। एक नया पार्टनर आ गया तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें फर्म के अंदर बदल जाएगी। एक नए पार्टनर के आने से कुछ चीजें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी? बोलो। अरे बदलेंगे यार, वो आएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो लेगा ना। यस है नो? अब जैसे वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं ना कहीं बदलाव होगा, नहीं होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा और भी बहुत सारी चीजें बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर के आ जाने से बस एकदम छोटा सा कोई परिवर्तन आएगा, जी नहीं, बहुत सारी चीजें बदल जानी है। एक फर्म में एक पार्टनर के आने से इतना कम प्रभाव भी नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन फर्म तो वही रहेगा ना, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने? रिकंस्टिट्यूशन का नाम दिया। फिर आइए, एक और चीज हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हालांकि आप सोचोगे सर इसको पहले बताते, जी नहीं, मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स अपना प्रॉफिट सपोज करो पहले बांटते थे 2-1-1 में, 3 पार्टनर्स थे मान लीजिए, और ये अपने प्रॉफिट को कुछ इस तरह बांटते थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका? 2:1:1। और अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? सपोज 1:1:1। अब इसको क्या लगता है आपको, ये इतने आसान काम है? जी नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव मतलब गुडविल ट्रीटमेंट, फिर से रिवैल्यूएशन, क्योंकि सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फर्म का ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे टिका होता है। देखो गौर करें, मतलब क्या हुआ, फाइनली ये समझ सकते हैं हम कि फर्म अभी भी वही है, पार्टनर्स वही है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो गया तो भी क्या कहलाएगा? ये रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। क्योंकि देखिए, किसी पार्टनर के आने जाने से मेन फर्क प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही पड़ता है एक्चुअल में, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या हो गया? रिकंस्टिट्यूशन हो गया। तो अब तक रिकंस्टिट्यूशन के कितने केस को देखा आपने? 2। कौन कौन सा बोलो? हाँ, एडमिशन पहले मैंने जानबूझकर बताया, पहले एडमिशन उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? पहले भी XYZ पार्टनर्स थे, अभी भी XYZ पार्टनर्स हैं, यही पार्टनर्स थे और जो है भी है, कोई न गया है ना ही आया है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो गया है, तो हम इसे रिकंस्टिट्यूशन कहेंगे। ध्यान से दीजिए, कोई शक? यही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब एक और केस क्या हो सकता है, सपोज कीजिए, सपोज करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं और X कहता है कि मैं फर्म छोड़कर जाना चाहता हूं। वो जा सकता है, वो चाहे तो जा सकता है। इट इज सेड, आप कह सकते हैं पार्टनरशिप एट विल है ये, तो ये जा रहा है मान लीजिए, और Y जाना चाहता है, X और Z ने कहा ठीक है आप जाना चाहते हो तो चले जाओ।
वाई जा रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट बोलेंगे। अब जब वाई जाएगा तो अपने प्रॉफिट के शेयर को छोड़कर जाएगा या लेकर जाएगा? छोड़कर जाता है। मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति जब ट्रेन से सफर करता है तो रिजर्वेशन सीट का करवाता है, तो क्या आते वक्त सीट को निकालकर घर ले आता है? नहीं, वो सीट को छोड़कर आता है। कभी सीट को किसी को देखो वो स्क्रू ड्राइवर लेकर खोलते हुए क्या कर रहे हो? तो लेकर जाएंगे, हम रिजर्वेशन करवाया हुआ था हमने। ऐसा थोड़ी होता है। तो जब कोई रिटायर करता है, देखो कोई पार्टनर जब जाता है ना तो इसी को रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बोलेंगे। एक पार्टनर जा रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। अब नॉर्मली रिटायरमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो गया है, अब उसकी उम्र 60 साल हो गई है, काम अब छोड़ना ही है तो रिटायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले भी अगर कहीं से जाते हो दैट इज सेड रिटायरमेंट। तो पार्टनर अगर कोई जाना चाहता है तो इसे क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बोलेंगे। मतलब वो पार्टनर अपनी इच्छा से जा रहा है और एक्स और जेड को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जाएगा अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी को छोड़कर जाएगा। ये भी मालूम है आपको, ये जब जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? गुडविल लेकर जाएगा, अपना कैपिटल लेकर जाएगा। अगर रिजर्व में या पहले से प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बैलेंस है तो लेकर जाएगा। कोई शक है इसमें? आई थिंक नहीं। रिवैल्यूएशन पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को भी लेकर जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो लेकर जाएगा, लॉस है तो कट करवा कर जाएगा। मतलब कि इसको इन सारी चीजों को देखना है। क्लियर? और इसे भी क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? इसे भी रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। कोई शक? एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो अभी रिकंस्टिट्यूशन के कौन कौन से केसेस को देखा? बस हमारा है, जहां आप जो स्लाइड का हेड देख रहे हो इसी पे आने के लिए सारी तैयारी कर रहा हूं मैं। तो देखिए, पहला क्या कहा हमने? एडमिशन। दूसरा क्या कहा हमने? तीसरा क्या क्या हमने? हालांकि पहले बुक में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर आया जाता है, लेकिन मैं जानबूझ के ये चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, उसके पीछे भी रीजन है। पहला बोलो क्या? फिर से बोलो। एडमिशन। दूसरा क्या समझा हमने? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। तीसरा रिटायरमेंट। ये तीनों क्या है? रिकंस्टिट्यूशन है ना? इन तीनों को क्या बोलेंगे? रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे। एक और केस है जिसका नाम क्या है? डेथ। और ये भी क्या है? रिकंस्टिट्यूशन है। डेथ जो होता है ना, डेथ, वो कहो कि ये अनचाहा रिटायरमेंट होता है। इसमें भी पार्टनर जाता ही है। देखो, अब मान लीजिए एक्स वाई जेड में से वाई का डेथ हो गया। जैसे ही वाई का डेथ हो गया तो अल्टरनेटिवली आप कह सकते हो वाई चला गया। वाई तो चला गया ना फॉर्म छोड़कर। कोई कह सकता कि नहीं डेथ हो गया तो क्या हो गया, वो अभी इस दुनिया में है, मान के चलते हैं। ये लोग बोलते हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया छोड़कर चला ही गया ना। तो जैसे ही दुनिया छोड़कर चला गया तो ऑब्वियसली फॉर्म छोड़कर भी चला गया ना। तो ये क्या हो गया? ये अब ये इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे आप? ये रिटायरमेंट की जगह पर क्या आ गया? अब ये डेथ हो गया। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर आ गया मामला किसका? डेथ। इसको बोलेंगे डेथ। अब एक बात बताइए, क्या ये भी रिकंस्टिट्यूशन है क्या? हाँ, ये भी रिकंस्टिट्यूशन हो गया ना। क्यों? क्योंकि यहां भी पार्टनर जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? बिना चाहे जा रहा है, ना चाहते हुए जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है ना। और रिटायरमेंट में क्या होता है ना, सोच समझ कर जा रहा है, वो अपनी मर्जी से जा रहा है, बट जा दोनों में रहा है, ये याद रखिएगा। तो चार ही केस पढ़ना है। पहला, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव मतलब ना कोई जा रहा है ना आ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट को बदला जा रहा है। यहां पर भी रिकंस्टिट्यूशन ही माना जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में बदलाव का असर और कहां आता है हम आगे बताएंगे। उसके बाद एक नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन, ये भी रिकंस्टिट्यूशन। एक पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट, है ना, जा रहा है सोच समझ कर, रिटायरमेंट, रिकंस्टिट्यूशन। और एक पार्टनर का डेथ हो गया, इसमें भी पार्टनर जा रहा है, ना चाहते हुए जा रहा है, इसे भी हम क्या बोलेंगे? रिकंस्टिट्यूशन, क्योंकि यहां पर भी पार्टनर जा रहा है। अब आइए रिटायरमेंट और डेथ का कंपैरिजन बताते हैं आपको। जिसका रिटायरमेंट कमजोर है वो उसका ठीक हो जाएगा, जो पढ़ चुका है रिवीजन हो जाएगा, डेथ समझ में आ जाएगा। देखिए, जब कोई पार्टनर रिटायर करके जा रहा होगा, भाई जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा, वो जा रहा है, तो उसको क्या क्या दोगे आप? तो बोलो, जाते समय उसको क्या क्या दोगे? अब बोलिए। जाते समय आप उसको उसका कैपिटल लौटाओगे। कैपिटल लौटाओगे नहीं लौटाओगे? यस, जाते समय आप उसको उसका कैपिटल दोगे।
जो भी उसका कैपिटल अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो उसको लेकर जाएगा। वो एक्स वाई जेड, ध्यान से देखें, एक्स वाई जेड अगर 3 पार्टनर्स हैं, सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर था, वाई रिटायर कर गया है, वाई रिटायर कर गया और एक्स वाई जेड तीनों के कैपिटल अकाउंट में मान लो 5-5 लाख रुपए थे, तो ये 5 लाख एक्स वाई लेकर जाएगा। डेथ रिटायर किसका हुआ है, रिटायरमेंट किसका हुआ है, हम अभी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, डेथ की बात कर भी नहीं रहे, ध्यान रखना। रिटायरमेंट जब होगा वाई का तो इसको 5 लाख देंगे क्या आप? हाँ भाई, ये इनका इसका हिस्सा है, इसको तो देना ही पड़ेगा ना, इसका अपना कैपिटल है, इसको देना पड़ेगा। इसके बाद इसको और क्या देंगे आप मालूम है ना, आप इसको गुडविल में इसका हिस्सा देंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले पता करेंगे फर्म का गुडविल क्या है, क्या पता करेंगे फर्म का गुडविल क्या है, और उसका गुडविल में उसकी क्या है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग उसको गुडविल देंगे। सपोज कीजिए फर्म का गुडविल कितना लाख है, 3 लाख है। सपोज करें फर्म का गुडविल कितना है, 3 लाख है। 3 लाख में से आप इसको 1 लाख रुपए दोगे क्या, क्योंकि 1/3 है ना इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 3 लाख इंटू 1/3 दैट इज 1 लाख, इसको इसका गुडविल में हिस्सेदारी देंगे। आप गुडविल देंगे क्या, तो गौर कीजिए, मैं मान लेता हूं 5 लाख इसको क्या दिया आपने, इसका कैपिटल दिया, गुडविल इसको कितना मिलेगा, ये गुडविल इनको देंगे कौन, वाई को देंगे कौन, गेनिंग पार्टनर्स। अगर कोई अन्य बातें ना हो, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन ना हो, तो एक्स एंड जेड विल बी ट्रीटेड एज गेनिंग पार्टनर, एंड ये जो गेनिंग पार्टनर एक्स जेड ये कितना कितना गुडविल देंगे, उसी रेशियो में गुडविल देंगे जिस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो ओल्ड रेशियो है वही क्या है, गेनिंग रेशियो है। मैं फिर बता दूं, बार बार बच्चों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर आप डेथ पर आ रहे हैं कि रिटायरमेंट, तो मैं डेथ पर आ रहा हूं और उससे पहले मैं आपको रिटायरमेंट पर आ रहा हूं, और जैसे इस बात को समझोगे डेथ समझाने में बिल्कुल 30 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले इस बात को कंफर्म कर लीजिए, 2 in 1 काम कर रहा हूं, जिसका रिटायरमेंट कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगा, जो पढ़ चुके हैं रिवीजन हो जाएगा, और साथ में डेथ भी समझ में आएगा। तो मैं भूला नहीं हूं, मैं आपको डेथ समझाने के लिए रिटायरमेंट को और कंफर्म करवा रहा हूं। जो नहीं समझो समझ लो, फिर समझिए। एक पार्टनर अगर कोई रिटायर कर रहा है, कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो वो क्या दोगे इसको, उसका कैपिटल दोगे कितना है, मान लो 5 लाख, इसको गुडविल में उसकी हिस्सेदारी देंगे आप 100%, जो उसके गुडविल बनता है वो गुडविल आप उसको लौटाएंगे, जो कि कितना है 1 लाख। मैंने आपको क्या बताया, ये गुडविल कौन देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कौन देगा, कौन कौन लोग देंगे, जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे। गेनिंग पार्टनर्स मतलब जो इसके प्रॉफिट की हिस्सेदारी को ले रहे होंगे ना, वही इसको गुडविल देंगे। जो जिस रेशियो में इसके प्रॉफिट की हिस्सेदारी को शेयर को लेंगे उसी रेशियो में गुडविल देंगे। बी पॉजिटिव के एक्स और जेड ने बराबर ही शेयर इसका प्रॉफिट को लिया है, तो प्रॉफिट के शेयर को लिया है, तो दोनों मिलकर 50-50 शेयर देंगे। किसको, किसको, वाई को देंगे। ठीक है, गुडविल मिल गया। चलो पहले से अगर कोई रिजर्व है, मान लो रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो मान लो वाले पहले से रिजर्व 6 लाख फॉर्म में रखा हुआ है। कितना रिजर्व रखा हुआ है, 6 लाख का रिजर्व है, या 6 लाख अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है मान लो। तो अगर 6 लाख है तो इसमें इसका हिस्सा कितना बनता है, बोलो बोलो, अरे सभी बराबर बांटते तो कितना, 2 लाख। तो ये रिजर्व तो तीनों मिलकर बनाया था ना, इन तीनों ने मिलकर इस रिजर्व को बनाया था, तो 2 लाख तो एक वाई का भी है ना। तो जब वो फर्म छोड़कर जा रहा है तो जो अपना हिस्सा उसने छोड़ा हुआ है रिजर्व में वो लेकर जाएगा क्या, ठीक है ना। तो रिजर्व को किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पुरानी बात पुराना अनुपात, नई बात नया अनुपात, ये याद रखिएगा। तो गौर करें, तो रिजर्व में मान लो 2 लाख है तो ये भी लेकर चला जाएगा। इसके अलावा कुछ बचता है, एक पॉइंट और, रीवैल्यूएशन मान लेते हैं, रीवैल्यूएशन। अब हम रीवैल्यूएशन करेंगे। देखिए मैंने आपको एक डायलॉग सिखाया हुआ है, जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तब तब रीवैल्यूएशन होता है। और 4 केसेस में आपने देखा अभी रिकंस्टिट्यूशन के, आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, आपने एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिसेंटली आपने रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और अब कहां पे बनाने वाले हो, डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हो। बड़ा सुकून मिला होगा, अच्छा वही रिवैल्यूएशन, 100% वही रिवैल्यूएशन। क्या कुछ नियम बदल जाएगा, जी नहीं, कोई नियम नहीं बदलेगा। एक बाइक जिसमें दरभंगा में 4 गियर है या दिल्ली में 4 गियर है, मुंबई जाते ही 5 गियर हो जाएगा क्या, नहीं, गाड़ी सेम है यार,
व्हीकल सेम है, सेम तरीके से चलाना है, रिवैल्यूएशन सेम है, आपको कोई बदलाव नहीं करना है, 100% चीजें सेम रखनी है, आपको ये याद रखना है। समझ में आ रही बात? तो वहां पर रिवैल्यूएशन बनता ही बनता है। जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है ना। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे आप तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन या तो एसेट्स और लायबिलिटी का होता है, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब मैं ये भी अभी थोड़ी देर में बता देता हूं आपको कि रिवैल्यूएशन क्यों, जब जब रिकंस्टिट्यूशन तो तब तब रिवैल्यूएशन क्यों, वो भी मैं अभी बताता हूं। पहले तो बताओ रिवैल्यूएशन जब करेंगे आप किसका करेंगे रिवैल्यूएशन? क्या सभी पार्टनर्स को फिर से वेट करके देखोगे, फिर से उसका हाइट देखोगे, फिर से उसके बॉडी का चेकअप करवाओगे? जी नहीं, पार्टनर्स की बात नहीं हो रही। रिवैल्यूएशन किसका होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी का। जब एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा तो दो में से एक बात होगी नॉर्मली, या तो प्रॉफिट होगा या ये भी हो सकता है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल को घटा दिया जाएगा। अच्छा, सिर्फ गेनिंग पार्ट यानी सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, या सभी पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाया घटाया जाएगा? सभी पार्टनर्स के, क्योंकि मैंने आपको यह बताया हुआ है क्या, पुरानी बात पुराना अनुपात। तो रिवैल्यूएशन जो होता है पुराने इफेक्ट को लेने के लिए होता है। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को कभी भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल पार्टनर्स के बीच इसको बांटा जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये चार चीजें आ गई है। तो मान लो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, सपोज करते हैं 3 लाख, तो इसको कितना मिल जाएगा? 1 लाख। टोटल मिलाकर 5 एक 6 तो 8 एक 9 लाख रिटायरिंग पार्टनर को इसका हिस्सा बनेगा। अगर आपने क्वेश्चन ने कहा कि इसको हमने कैश दे दिया, वेल एंड गुड, नहीं तो इसके 9 लाख को इसके कहां पर भेज देंगे? वाइज लोन अकाउंट में आप भेज देंगे। मतलब आप वाई का कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो 9 लाख निकल कर आएगा। एम आई राइट? कोई शक है? ये तो मैंने क्या बताया आपको, रिटायरमेंट। और मैं आपको बताऊं, जो रिटायरमेंट होता है वही डेथ होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता एक बात को छोड़कर। जैसे मैं वो बात समझाऊंगा, आप बिलीव करो, अगर तुमने रिटायरमेंट पढ़ लिया है तो डेथ चैप्टर इस लेक्चर के बाद अपने आप सारे क्वेश्चंस खत्म कर दोगे। और अगर तुमने, अब मैं तो एक दिन में सिलेबस समाप्त करूंगा नहीं, जिसने रिटायरमेंट नहीं पढ़ा है, जिसने रिटायरमेंट नहीं पढ़ा, इस लेक्चर को समझकर रिटायरमेंट भी पढ़ लेगा और डेथ तो क्लियर हो ही जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये 2 in 1 काम मैं करवाता हूं ताकि सभी को एक प्रॉपर वे में गाइडेंस मिलता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर सभी चार चीजें सेम लिखी हुई है। क्या कैपिटल कितना मिलेगा? अब मैं यहां पर आ गया हूं, कहां पर आ गया हूं मैं? अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बोलो बोलो। अब मैं आपको डेथ समझा रहा हूं। कौन कौन पार्टनर्स थे जल्दी बताइए, पार्टनर्स का नाम बताइए। XYZ, है ना। अब मान लीजिए मैं यहां पे कह रहा हूं वाई का रिटायरमेंट नहीं हुआ, मान लो वाई का डेथ हो गया है, तो क्या होगा? अब कुछ बातें बदल जाएंगे। देखो बातें क्या बदलनी है, इसको ध्यान से समझिए। चूंकि वाई अब दुनिया में नहीं रहा, चूंकि अब वाई का डेथ हो रहा है ना, तो वाई चूंकि दुनिया में नहीं रहा, तो पेमेंट किसको मिलेगा? उसके एक्सिक्यूटर को मिलेगा यार, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, जो उसके घर वाले होंगे उसको मिलेगा। उसको हम एक्सिक्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एक्सिक्यूटर बोलते हैं। तो उसके एक्सिक्यूटर को मिलेगा, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको मिलेगा। कुल मिलाकर ध्यान दीजिए, कहने का सेंस ये है कि अभी वाई के घर वाले, मान लो वाई है, मेल पार्टनर है, तो उसकी वाइफ होगी ना, तो उसके वाइफ को मिल जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं, या उसके माता या पिता में से किन्हीं को मिल जाएगा। तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यानी उसके एक्सिक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? उसका कैपिटल जो था वो मिलेगा। सेम केस मानता हूं मैं, कितना था कैपिटल? 5 लाख मिलेगा। रिजर्व में कितना पैसा था? 2 लाख ना। क्या 2 लाख मिलेगा? बोलो, 2 लाख मिलेगा। उसका गुडविल में कितना हिस्सा था? 1 लाख, वो मिलेगा। रिवैल्यूएशन में कितना था? 1 लाख, ये मिलेगा। अभी कहां पर आ गए? वही 9 लाख। बोलो, अब एक चीज नहीं आप देख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। यहां पर नॉर्मली जब मामला आएगा डेथ का, तो ये चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एक्स्ट्रा दिखेगा। बाकी सारी चीजें सेम रहनी है, कुछ नहीं बदलेगा। यहां भी सेम नियम, गुडविल
कौन देंगे इनको? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। यहां भी सेम नियम, रिवैल्यूएशन सेम तरीके से बनाया जाएगा। उसका प्रॉफिट या लॉस ये डिसीज्ड पार्टनर को भी देखो, जो पार्टनर रिटायर करता है उसको क्या बोलता है? रिटायरिंग पार्टनर। फिर से बोलो, जो पार्टनर रिटायर करता है उसको क्या बोलता है? जो एडमिशन जिसका होता है उसको क्या बोलता है? एडमिटिंग पार्टनर। लेकिन जो पार्टनर का डेथ होता है तो उसको डेथिंग पार्टनर नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, उस पार्टनर को क्या बोलोगे? डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर का डेथ हो गया है उसको क्या बोलोगे? डिसीज्ड पार्टनर। तो यहां पे डेथ किसका हो गया है? वाई का। तो वाई कौन सा पार्टनर हो गया? ये डिसीज्ड पार्टनर है। फिर से बोलो, कौन सा पार्टनर है? वाई डिसीज्ड पार्टनर है। तो फर्क क्या है? तो डिसीज्ड पार्टनर के एक्सिक्यूटर को क्या, एक्सिक्यूटर मतलब समझ गए, जिसको उसके बदले में पेमेंट मिलना है, समझ रहे हो? तो उसके एक्सिक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? उसका कैपिटल मिलेगा, अरे मिलेगा, उसको गुडविल मिलेगा। गुडविल कौन देंगे? बोलो बोलो जल्दी। गेनिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अगर प्रॉफिट है तो मिल जाएगा, लॉस है तो हिस्सा कट जाएगा। प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में रिवैल्यूएशन का बांटेंगे? क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के किसी नियम में बदलाव आएगा? नहीं, 100% नहीं। तो रिवैल्यूएशन वाला भी मामला क्लियर हो गया। बचा क्या भाई? रिजर्व। जिस रेशियो में रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जो भी है, तो ये किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा। ये सारी चीजें रिकंस्टिट्यूशन में सारे केसेस में आपने देखा होगा अभी तक। एम आई राइट? एक एक्स्ट्रा बात आ जाती है जिसका नाम क्या है यहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब देखो, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो नॉर्मली ईयर एंड के बाद होता है, नॉर्मली। अब ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी पार्टनर का डेथ नॉर्मली साल के शुरू दिन या अंत दिन तो नहीं होगा। डेथ नॉर्मली साल के दौरान होगा। साल के दौरान कभी भी हो सकता है डेथ। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है उसका डेथ हो गया होगा, सपोज आपका अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, तो हो सकता है उसका डेथ हो गया मान लो 1 मार्च को। कब डेथ हो गया बोलो? ध्यान से समझते रहिए। अभी उसका डेथ कब हो गया बोलो? सपोज करो उसका डेथ हो गया 1 मार्च को। कितना दिन बिजनेस में रहा तो इसका डेथ हुआ? भाई इसका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है 31 दिसंबर को। मैं सीधी सीधी बात इसलिए कर रहा हूं, 1 जनवरी से दिसंबर लेके जा रहा हूं। इसका डेथ कब हुआ? वाई का डेथ कब हुआ? 1 मार्च को। मतलब फर्म में कितना दिन रहा इस साल? तो डेथ हो गया 2 महीना। जनवरी और फरवरी रहा ना, 1 मार्च को इसका डेथ हुआ। इसका मतलब ये 2 महीना बिजनेस में काम किया। तो बोलो, 2 महीना काम करने के बाद डेथ हुआ ना, प्रॉफिट कब निकलेगा? 1 साल समाप्त होने के बाद। अरे बोलो, प्रॉफिट कब निकलेगा? जब 1 साल समाप्त हो जाएगा देन प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन इस 2 महीने में तो इसने काम किया है ना। अरे बोलो, यस, इसने 2 महीने तो काम किया। क्या लगता है इस 2 महीने में जो इसका प्रॉफिट बनता है उसमें इसको हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? 2 महीने का इसको हिस्सा मिलना चाहिए, इसको मेहनताना इसका मिलना चाहिए। क्योंकि 2 महीने जो फर्म ने काम किया, जरूर इस फर्म ने 2 महीने में भी पॉजिटिव के कुछ ना कुछ कमाया होगा। इस 2 महीने की कमाई में इसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाएंगे? 31 दिसंबर तक के, 31 दिसंबर को बनाएंगे। मान लो पहले 31 दिसंबर तक चलेंगे, उसके बाद बनाएंगे। अभी तो 2 महीना बीता है, 10 महीना बीतना भी बाकी है। लेकिन अनुमान तो लगा सकते हैं ना आप कि इस 2 महीने में हमने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। आराम से समझिएगा, 2 महीने में कितना कमाया होगा। आप अंदाजा कैसे लगाते हैं भाई? पास्ट एक्सपीरियंस को देख लीजिए आप। हो सकता है पिछले 5 सालों से लगातार 1 साल में आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। मान लीजिए कितना कमा रहे बोलो? ना 12 लाख कमा रहे सपोज करते हैं, या चलो एक काम करते हैं 18 लाख कमा रहे हैं। आप कितना कमा रहे हैं? पिछले 10 सालों से या पिछले 5 सालों से लगभग आप एवरेज प्रॉफिट आपका 1 साल में 18 लाख है। बोलो कितना लाख? 18 लाख है। अगर 1 साल में 18 लाख आप कमा रहे हैं, इसका मतलब जस्ट पिछले साल भी आपने 1 साल में 18 लाख कमाया, तो उम्मीद करते हैं इस साल भी आप कितना कमाएंगे? 18 लाख कमाएंगे। तो इस 18 लाख में तीनों का हिस्सा है। अब इसका मतलब 1 साल में आप कितना कमाएंगे?
बोलो एक साल में कितना कमा रहे हैं, सॉरी एक महीने में कितना कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं। इसका मतलब इस 2 महीने में आपने कितनी कमाई कर लिया होगा, कितना लाख, 3 लाख। समझ में आई बात? अंदाजा लगाया हमने। इस 3 लाख में अगर एक्स वाई जेड बराबर के हिस्सेदार हैं तो इस 3 लाख में वाई का कितना बनता है, डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा कितना बनता है, 1 लाख। तो हम इसको 1 लाख देंगे क्या, देंगे क्या? इसी को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोलेंगे। समझ में आई बात? अब सस्पेंस क्यों बोलेंगे, इसका एक रीजन है, क्योंकि हमने इसको अंदाजा लगाकर प्रॉफिट दिया है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जैक्टली बना नहीं है, हमने समय से पहले इसको प्रॉफिट दिया है। अब इसको ये भी कहना कि अच्छा रुको पहले प्रॉफिट निकालेंगे तो देखेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक अंदाजा लगा लेते हैं, एक ओवरऑल अंदाजा। ये अंदाजा कैसे लगेगा, कई बार पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख लिया गया होता है, नहीं तो चलो एट ए टाइम इन लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि अब क्या करना चाहिए, तो अंदाजा लगाकर प्रॉफिट में जो इसका हिस्सा बनता है इस 2 महीने के प्रॉफिट में, वो उसको दे दिया गया। क्योंकि प्रॉफिट अभी एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं है, इसलिए हम इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्या बोलते हैं इसको, बोलो जल्दी। तो एक नई बात यहां पर आ जाती है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो यहां पर अब इसके अकॉर्डिंग कितना लाख देना है इसको, डिसीज्ड पार्टनर को कितना लाख देना है, 10 लाख। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। एम आई राइट? किसी को कोई दिक्कत है? एक अंतर, सबसे बड़ा अंतर रिटायरमेंट और डेथ का क्या आ गया, जल्दी से बोलो, जल्दी कीप इट अप, जल्दी। क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आया। क्यों आया उसका लॉजिक मैंने बताया, कैसे निकालेंगे ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी क्या? तो एक बात बताओ, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से बढ़ेगा कि घटेगा? नॉर्मली क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है तो प्रॉफिट ही मान लो यार, बी पॉजिटिव, तो इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या लिखते हैं हम, ध्यान दो, बाय बैलेंस बीडी, बाय गुडविल, बाय जनरल रिजर्व, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। उसी तरह लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। डन? कोई शक? अब एक बात बताओ, वाई कौन है? अब दूसरा अंतर बताते हैं, मामला खत्म। वाई कौन है जल्दी बताइए। Who is Y in this case? Y is deceased partner in this case. एक बात बताओ, पेमेंट Y को करोगे क्या? Y इस दुनिया में है नहीं, पेमेंट Y को तो कर ही नहीं सकते। इसलिए मान लो उसको कैश भी दे रहे हो तो टू कैश अकाउंट कभी Y अकाउंट में नहीं लिख सकते, ध्यान से समझना। इसलिए क्या करते हैं ना, जब भी डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके बैलेंस को पहली फुर्सत में उसके एक्सिक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस सीडी नहीं लिखते हैं ना, तो बैलेंस सीडी लिख सकते डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, सीडी मतलब आगे जा रहा है, नहीं टू कैश लिख सकते ना टू लोन लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहली फुर्सत में डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कहां भेजेंगे, उसके एक्सिक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वहां पर आप लिख देंगे, सपोज टू वाई है ना, तो लिखेंगे टू वाइज एक्सिक्यूटर अकाउंट, वाइज एक्सिक्यूटर सन, वाई के एक्सिक्यूटर का अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और आप पेमेंट किसको करेंगे, उसके एक्सिक्यूटर को करेंगे। किसको करेंगे बोलिए, पेमेंट उसके एक्सिक्यूटर को होगा, या अगर लोन में भी है, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट हो रहा है तो उसके एक्सिक्यूटर को होगा। बस यही 2 बात का अंतर है। यहां पर एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, डिसीज्ड पार्टनर के एक्सिक्यूटर का अकाउंट। पहली बात क्या आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बोलो एक साथ बोलिए सभी, पहली बात क्या डिफरेंस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दूसरा डिफरेंस बताओ, दूसरा डिफरेंस डिसीज्ड पार्टनर के एक्सिक्यूटर का अकाउंट। फिर से बोलो, पहला डिफरेंस रिटायरमेंट और डेथ का पहला डिफरेंस, जल्दी बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दूसरा डिफरेंस डिसीज्ड पार्टनर के एक्सिक्यूटर का अकाउंट। मेरे साथ बोलिए, डिसीज्ड पार्टनर के एक्सिक्यूटर का अकाउंट बनेगा। इसके पीछे लॉजिक, दोनों के पीछे लॉजिक मैंने बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इसलिए क्योंकि भाई कुछ महीने के बाद अगर डेथ हुआ है उसका, कुछ समय बिताने के बाद उस समय का प्रॉफिट देना है उसको, सीधे प्रॉफिट नहीं लिख सकते क्योंकि अभी प्रॉफिट निकला नहीं है, ठीक है ना। उसके एक्सिक्यूटर का अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, एक डेथ किए हुए पार्टनर को आप पेमेंट तो करोगे नहीं ना, ये तो नहीं कहोगे उठ जाओ थोड़ी देर के लिए पहले पेमेंट ले जाओ, ऐसा तो नहीं कह सकते, ये लॉजिकली बात गलत है।
तो पेमेंट किसको करोगे? उसके एग्जीक्यूटर को। इसका मतलब उसके कैपिटल के बैलेंस को पहले कहां ट्रांसफर करता है? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और देन पेमेंट किसको करता है? उसके एग्जीक्यूटर को करता है। अगर कुछ पैसा बकाया भी है तो एग्जीक्यूटर के नाम से लिखा जाएगा। तो दो मेजर चेंजेस यहां पर हैं। बोलिए क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा डिसीज्ड पार्टनर के यानी डेथ किए हुए पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। मेरे ख्याल से ये दोनों डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया है, तो जो बच्चे रिटायरमेंट पढ़ चुके हैं, डेथ चैप्टर अपने आप चाहो तो जाओ आज घर 100% टॉपिक क्वेश्चन को बना करा जाना। जिसका रिटायरमेंट नहीं समझे थे आज तक, मेरे ख्याल से उनको रिटायरमेंट और डेथ दोनों अभी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजों को लेंगे। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो किसी भी स्टूडेंट को अगर रिकंस्टिट्यूशन, रिटायरमेंट, डेथ में अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो जब ये लेक्चर अपलोड हो जाए तो इसको 10 बार कम से कम सुन लेना। मैं 3 बार अगर सुन लोगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें, फिर कभी किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी।